नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। तमाम दर्शकों को नमस्कार और आभार। और आज एक बड़ी खबर, सही मायनों में एक बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। एक व्यक्ति जिसने नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह दी थी, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे उस समय, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। उनको मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। लेकिन दो और व्यक्ति जिन्होंने आज के देश के प्रधानमंत्री को राजनीतिक रूप से बढ़ाने, राजनीतिक रूप से बचाने का काम किया था, अब इतने सालों बाद वो दोनों नेता बोलने लगे हैं। और बोले कहां? बंद कमरे की बैठक में। और ऐसा बोले कि मोहन भागवत को ये कहना पड़ा कि बताइए, इन्होंने तो सब कुछ कह दिया। और ऐसा बोले कि प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए एक बड़े अधिकारी चुपचाप खामोशी से सुनते रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता चुपचाप खामोशी से सुनते रहे। और 70 पेजों का सबूत जो उस नेता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के सामने रखा, भागवत चौंक गए। 70 पेजों के सबूत ने एक तरह से पोल खोल दी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विकास की। वो 70 पन्नों की कहानी हम आपके पास लेकर आए हैं और अपने लोगों की जुबान अब खुलने लगी है। देशवासियों से, भक्तों से पूछूंगा, भैया अब आप कब बोलोगे? हमेशा की तरह चर्चा की शुरुआत शिव जी करेंगे और एक एक करके मैं तमाम तथ्यों को आपके सामने इसमें रखूंगा। जी शिव जी। खबर यह है कि बंद कमरे में बैठक होती है। आरएसएस 5 तारीख से लगातार जोधपुर में 3 दिवसीय बैठक कर रहा है। 3200 संगठन बुलाए गए। इस दौरान एक बैठक बंद कमरे में होती है और वहां मोदी के 11 साल की पूरी पोल खोल दी जाती है। पूरा सिस्टम समक्ष रख दिया जाता है। ये है आपके प्रधानमंत्री का पूरा सजरा। उस सजरे में कई चीजें ऐसी मिलती हैं जो होश उड़ा देंगी। 70 पेजों का कितना बड़ा, इतना बड़ा हो जाता है 70 पेज। वो गट्ठर रख दिया। क्या था उस गट्ठर में, ये तो पढ़ने वाले जाने। लेकिन मोहन भागवत ने जब उस पर सरसरी निगाह दौड़ाई तो समझ गए पूरा खेल। अब इसके बावजूद भी कुछ और सबूत रह गए। फिलहाल मोदी जी का बुरा वक्त टलता नहीं दिख रहा है। मोदी जी विदेश जाते हैं, अमेरिका कई पाबंदियां लगा देता है। मोदी जी चाइना जाते हैं तो वहां जो चाइना की विक्ट्री परेड होती है उसमें सभी देश जो गए थे उनमें ज्यादातर देश सम्मिलित होते हैं। भारत वापस आ जाते हैं प्रधानमंत्री, यहां आते हैं। मां का जो पोस्ट हुई थी एक वायरल, जिसमें एक वीडियो बिहार का था, उन्हें मां के ऊपर किए गए अपशब्दों से बड़ी नागवार गुजर रही थी। तो उन्होंने तत्काल बातचीत की और पूरी बीजेपी एक्टिव हो गई। बिहार बंद का ऐलान हो गया। कल जिस तरीके से बिहार बंद में बैकफुट पर आई है बीजेपी, अब बिहार बंद की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इधर ये 70 पेज की रिपोर्ट, उधर एक और खबर है, अगर तस्दीक हुई तो आपके समक्ष रखूंगा कि धनखड़ बड़ी रैली करने जा रहे हैं। तस्दीकी में लगा हुआ हूं मैं। अब ये इतने बार, और उधर 9 सितंबर तैयार, और पहली मर्तबा प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर बीजेपी सांसदों को रात्रि भोज को बुलाया है। चलिए 11.5 साल बाद तो ये याद आई कि मुझे सांसदों के साथ बैठकर भोजन भी करना चाहिए। इधर संतोष पाठक जी के हाथ कुछ बड़ी खबर लग गई। बोले आइए मैदान में, पहुंचाएं दर्शकों तक वो सच जो नहीं दिखाता कोई। क्या है संतोष पाठक जी पूरा मामला? देखिए, सबसे पहले तो शिवजी जरा मैं बता दूं, आपने जोधपुर का जिक्र किया, तो जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो 3 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक है वो शुरू हो गई है। और उस 3 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक में, जैसे आमतौर पर परंपरा रही है, मैं बता देता हूं कि संगठन मंत्र के सामूहिक वाचन के साथ बैठक आरंभ हो गई है। और तमाम जो संगठनों ने अपने अपने क्षेत्रों में नए प्रयोगों का निवेदन किया था, इस बैठक में
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष सरसंघचालक मोहन भागवत तो मौजूद है ही, इसके अलावा सभी दत्तात्रेय होसबाले साहब भी मौजूद है, सभी जो 6 सह कार्यवाह है वो मौजूद है, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार, संगठन मंत्री मिलिंद परांडे, राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका शांता अंका, प्रमुख कार्यवाहिका ए सीता गायत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर राज शरण शाही, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। देखते हैं शाही साहब वहां जाकर क्या बोलते हैं। संगठन मंत्री आशीष चौहान, सक्षम के अध्यक्ष डॉक्टर दयाल सिंह पवार, संगठन मंत्री चंद्रशेखर, पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष। ये बीएल संतोष साहब भी उस बंद कमरे की बैठक में मौजूद थे, आगे बताऊंगा मैं आपको। बीएल संतोष, वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, संगठन मंत्री अतुल जोग, सीमा जागरण मंच के संयोजक मुरलीधर बैठक में सहभागी हो रहे हैं। 500 से अधिक जो नेता है वो इस बैठक में सहभागी हो रहे हैं। और अब आते हैं बड़ी खबर पर। दर्शकों से मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की साइट पर कभी जाने का मन करे तो चले जाइएगा। हालांकि बीजेपी के नेता, नए नवेले भाजपाई तो छोड़िए, पुराने नेताओं ने भी अब संविधान को पढ़ना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों से कहूंगा bjp.org की साइट पर जाइएगा। और bjp.org की साइट पर जब आप मेन्यू में जाते हैं, एक बार जाकर देखिएगा कि आखिर उस मेन्यू में क्या निकलकर सामने आता है। और जब आप ऑर्गेनाइजेशन वाले कॉलम में जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन वाले कॉलम में जाएंगे तो सबसे ऊपर आता है मार्गदर्शक मंडल, उसके नीचे आता है बीजेपी का फैसला लेने वाली सर्वोच्च इकाई पार्लियामेंट्री बोर्ड। पार्लियामेंट्री बोर्ड को आप खोलेंगे तो सबसे ऊपर जो तस्वीर आएगी वो जेपी नड्डा की आएगी, नीचे फिर बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आएगी। क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, चाहे चुनाव समिति हो या नेशनल ऑफिस बेयरर्स हो, इन सब के जो कमान होती है वो बीजेपी अध्यक्ष के पास होती है। भारतीय जनता पार्टी में एक ही संगठन है जिसके मुखिया भाजपा के अध्यक्ष नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और उसका नाम है मार्गदर्शक मंडल। और मार्गदर्शक मंडल के एक बड़े नेता ने बंद कमरे में मोहन भागवत के सामने 70 पेजों का जो सबूत सौंप दिया। इस 70 पेजों के सबूत ने मोदी सरकार के 11 साल की कलई खोल दी है। लेकिन जब आप मार्गदर्शक मंडल को खोलेंगे तो सबसे आगे उसमें नरेंद्र मोदी साहब का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आएगा, उसके बगल में एल के आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी साहब का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आएगा, उसके बगल में मुरली मनोहर जोशी अपने चिर परिचित गंभीर अंदाज में उनकी तस्वीर नजर आएगी। और मार्गदर्शक मंडल के जो चौथे अहम सदस्य हैं राजनाथ सिंह है, जो अभी तक सक्रिय राजनीति में बने हुए हैं। तो ये 4 लोग, और इन 4 में से जो 3 लोग हैं, शिवजी मैं बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भी, मुरली मनोहर जोशी भी, राजनाथ सिंह भी। और इन तीनों का अहम योगदान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करियर में है। लाल कृष्ण आडवाणी से पहले, यह लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान जो संयोजन का जिम्मा मिला था वो नरेंद्र मोदी को मिला था। जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कश्मीर तक की तिरंगा यात्रा मुरली मनोहर जोशी ने निकाली थी, तो उस यात्रा की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को दी गई थी। जब गोधरा दंगे के बाद उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने का अभियान छेड़ा गया, अटल बिहारी वाजपेयी राजधर्म की सलाह देते नजर आए, तो गोवा की कार्यकारिणी में उनको बचाने का काम लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन जैसे नेताओं ने किया था। और राजनाथ सिंह ने तो लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, इन जैसे तमाम नेताओं की नाराजगी के बावजूद पहले गोवा की कार्यकारिणी में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अभियान समिति का मुखिया चुना गया। और फिर दिल्ली में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया, जिसके बाद वो एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार चुने गए। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी ने वाराणसी संसदीय क्षेत्र को चुना, और वहां से जो उस समय के सांसद थे मुरली मनोहर जोशी, जो उंगली पकड़कर जिन्होंने नरेंद्र मोदी का कद बढ़ाया था, उनका टिकट काट दिया और वो वाराणसी से चुनाव लड़े खुद। उनको शायद मुझे याद आ रहा है कानपुर भेजा गया, वहां से चुनाव लड़कर आए वो, और बाद में उनकी एक तरह से सक्रिय राजनीति से विदाई कर दी गई। तो अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई विज्ञान भवन में 26, 27, 28 अगस्त को जो हुआ, उससे पहले 19 और 20 अगस्त को एक महत्वपूर्ण बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया ने बुलाई। और इस बैठक में मुरली मनोहर जोशी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष,
अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के, अटल बिहारी वाजपेयी के पहले कार्यकाल जो 13 दिन की सरकार थी उसमें वो गृह मंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी का अगला जो कार्यकाल था 1998-99, उसमें जाकर वो मानव संसाधन विकास मंत्री बने थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की जोड़ी के बारे में तमाम तरह की बातें कही जाती है, किस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज के मुकाम तक पहुंचाया। तो उस बड़ी बैठक में मुरली मनोहर जोशी ने सीधे सीधे पोल खोल दी। और कैसे पोल खोल दी जरा मैं आपको बता देता हूं, यह भी सुन लीजिएगा कि उस बैठक में थे कौन। उस बैठक में 19 और 20 अगस्त को यह बैठक हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आर्थिक क्षेत्र से जुड़े 6 संगठनों के नेता उस बैठक में मौजूद थे। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, सहकार भारती, ग्राहक पंचायत, स्वदेशी जागरण मंच, लघु उद्योग भारती और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आरएसएस से डेपुटेशन पर गए हुए हैं, बीजेपी के जो राष्ट्रीय संगठन महासचिव है जो आज की बैठक में भी मौजूद है, बीएल संतोष मौजूद थे। केशव कुंज में यह बैठक हुई। संघ विचारक एस गुरु मूर्ति मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद थे, योगी साहब वाले। और जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के अरुण सिंह मौजूद थे, राजनाथ सिंह के रिश्तेदार है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सिंह मौजूद थे। और इन तमाम नेताओं की मौजूदगी में लगभग शिवजी मैं बता दूं 80 प्रतिनिधि बैठक में मौजूद थे 19-20 अगस्त को। और इन तमाम प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मुरली मनोहर जोशी ने नरेंद्र मोदी सरकार की पोल खोलते हुए 70 स्लाइड दिखाए, 70 पेजों का सबूत दिखाया। और एक एक पेज पर वो बताते चले गए कि कैसे देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, कैसे भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी कम है, नरेंद्र मोदी का देश की अर्थव्यवस्था के विकास का जो विजन है वो कितना गलत है, असफल है, इस देश को नुकसान पहुंचा रहा है। 70 स्लाइड्स में एक एक करके उन्होंने मोदी सरकार की 70 विफलताओं को सामने रखा। और मोहन भागवत साहब देख के दंग रह गए। मोहन भागवत साहब ने इन 70 स्लाइड्स को देखा तो सीधे सीधे उनके मुंह से निकल गया कि जोशी साहब ने तो सब कुछ कह दिया। लेकिन उनके जो डिप्टी हैं दत्तात्रेय होसबौले साहब, वो डर गए। उनको लगा कि ये खबर बाहर जाएगी तो पता लगेगा कि संघ क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोग ये मत समझिएगा कि हम सरकार की आलोचना कर रहे हैं, सरकार की बुराई कर रहे हैं, सरकार की नीतियों को बदल रहे हैं, ये तो हम अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। तो दत्तात्रेय होसबौले साहब का डर, लेकिन खबर छुपती कहां है, खबर छुपी कहां। आरटीआई के जरिए इस देश की पत्रकारिता को एक नया मुकाम देने वाले श्यामलाल यादव साहब ने इस खबर को फोड़ दिया, इंडियन एक्सप्रेस में फोड़ दिया कि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, मार्गदर्शक मंडल के सदस्य मुरली मनोहर जोशी ने बंद कमरे की बैठक में 80 नेताओं की मौजूदगी में मोहन भागवत साहब के सामने 70 पेजों का सबूत रख के, 70 स्लाइड्स रख के ये बता दिया कि भैया भागवत जी, जिनको आप प्रधानमंत्री बनाकर भेजे हो ना, वो तो इस देश का बंटाधार कर चुके हैं, जो रही सही कसर है वो भी कर देंगे। तो थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइए, थोड़ा सा आप सावधान हो जाइए, कुछ कीजिए, वरना इस देश को कोई बचा नहीं पाएगा। शिव जी, अब 70 पेज तो बड़ी एक रिपोर्ट होती है, और 70 पेज जिसने बनाए होंगे उसने भी बड़ी मेहनत की होगी, उन पर लिखा पढ़ी की होगी, उन कमियों को उजागर किया गया होगा जो कमियां हैं। मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, वो 3 जोड़ी है जो तीनों की पोस्टर लगते थे और तीनों के बारे में बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती थी। बीजेपी के 3 लाल, अटल बिहारी, मुरली, ये बड़े बड़े नारे चले। और वो देखते देखते 14 के बाद एकाएक सब बैकफुट पर आ गए। यह पहली बार हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय दल के सर्वे सर्वा आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे सरीखे नेता अंधकार में चले गए। 2019 के लोकसभा चुनाव से भी बाहर चले गए। 2014 में तो चुनाव भी लड़ लिए, 2019 के चुनाव से भी बाहर चले गए। अटल जी का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? दत्तात्रेय होसबौले बीजेपी सरकार को हर समय ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। जब वो लखनऊ जाते हैं, उनसे योगी आदित्यनाथ नहीं मिलते हैं, तब भी वो वापस आकर उनके खिलाफ कुछ नहीं करते हैं। आखिर क्यों? अरे होसबौले जी तो एक बड़े पद के नेता हैं, बड़े पद के
संघ में पोजीशन है, आने वाले टाइम में नेक्स्ट सरसंघ चालक हैं। अगर वो भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर डरेगा कौन? सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है अब बीजेपी में सिर्फ 2 केंद्र बिंदु बचे हैं, मोदी और शाह, बाकी कुछ बचा ही नहीं। और ये साबित किसने किया? ये संघ ने। मान लीजिए योगी आदित्यनाथ कुंभ में हुए हादसे की खबर नहीं दे रहे हैं, ऐसा कौन सा राज्य है कि मुख्यमंत्री से पहले प्रधानमंत्री का ट्वीट आया हो? उत्तर प्रदेश में ही क्यों आया? मुख्यमंत्री शाम को 6 बजे कहते हैं और प्रधानमंत्री 11:40 पे बता देते हैं कि मृतकों के प्रति मेरी शोक संवेदना, यानी तब तक उन्हें मृतकों की खबर मिल चुकी थी। और 2 बजे कुंभ के एसपी कहते हैं कि कोई हादसा नहीं हुआ है। इन सब बातों का भी जिक्र उन रिपोर्टों में है। तो ये रिपोर्ट सामान्य नहीं है, लेकिन इस सामान्य रिपोर्ट की बात, जैसे आप कह रहे हैं कि वो आईटीआई एक्टिविस्ट है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, हमेशा उनकी खबर कुछ हिला के रख देती है, फिर हिला देगी। लेकिन इस खबर के बाद क्या भाजपा के अंदर की जो उबाल है, दूध उबल रहा है बिल्कुल, लेकिन जैसे ही ऊपर उबाल आता है कोई पानी के छींटे मार देता है। तो ये पानी के छींटे क्या इस बार भी पड़ेंगे इस बैठक के बाद, या दूध उबल के बाहर आएगा? शिव जी, ये तो खबर जो है वो खबर है। इस खबर के पीछे की एक बड़ी खबर है। मैं दर्शकों से कहूंगा कि थोड़ी देर सब्र के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। एक बहुत बड़े जासूसी कांड को लेकर मैं बताने वाला हूं और आगे आपको बताऊंगा कि कैसे जासूसी हो रही है बीजेपी के नेताओं की। दर्शकों से कहूंगा थोड़ा सा समय हमें दीजिए, धैर्य के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन पहले जरा इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक ये बता दूं कि मुरली मनोहर जोशी ने कहा क्या बैठक में। देश में आय असमानता बढ़ रही है, भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है वो कम हो रही है, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। और उस दम की कलई खोलते हुए मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि 2021 में भारत की आबादी के सबसे धनी 10% लोगों के पास कुल घरेलू संपत्ति का 65% हिस्सा था। भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी केवल $2,878.5 है, जबकि जापान की जो प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है वो है $33,955.7, यानी भारत की सिर्फ 2,878 और जापान की 33,955। भले ही भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया हो, और यही चीज मैंने एक जिक्र में किया था, एक डिबेट में मैंने कहा था कि हम ये दावा कर रहे हैं कि जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भाई साहब, जिस परिवार में 10 लोग हैं और वो 10 मिलकर 10,000 रुपए कमाते हैं, और जिस परिवार में सिर्फ 2 लोग हैं और वो 2 लोग मिलकर 9,000 रुपए कमाते हैं, तो कौन सबसे ज्यादा अमीर होगा? तो ये आंकड़ों का मकर जाल बुनकर जो मोदी सरकार देश की जनता को बेवकूफ बना रही है, हम तो बोलते ही जा रहे थे, लेकिन अब जोशी जी ने बोल दिया मोहन भागवत के सामने। अब इतना ही नहीं, बल्कि जिन दीनदयाल उपाध्याय को सोते जागते उठते बैठते याद करते रहते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनके एकात्म मानववाद के विचार को एक बार फिर से बताते हुए मुरली मनोहर जोशी ने मोहन भागवत के सामने, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के सामने, बीजेपी के महासचिव के सामने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव के सामने और योगी आदित्यनाथ के वित्त मंत्री के सामने कहा कि हम कृषि और स्वदेशी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने में विफल रहे हैं। यहां तो प्रधानमंत्री जब डोनाल्ड ट्रंप पीछे पड़ गए तो बार बार कृषि की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, मछुआरों की बात कर रहे हैं। कल इनके कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब पता नहीं कितने मल्टी कैम लेके पंजाब में बाढ़ के हालात का जायजा लेने पहुंच गए थे, कितने कैमरों के साथ। तो वो कह रहे हैं कि ये पूरे जो सोच है वही गलत है। और प्रोफेसर रहे हुए हैं तो नशीली दवाओं के खतरों, छात्रों की बढ़ती आत्महत्या की संख्या, इन सब पर उन्होंने चेतावनी जताई है। और याद दिला दूं आपको, गुजरात के खास पोर्ट से नशे के कई खेप, बड़ी खेप पकड़ी गई है, लेकिन राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के कई नेता उस पूरी आमदगी पर कई तरह के सवाल उठा चुके हैं। मुरली मनोहर जोशी का यह कहना अपने आप में एक बड़ी बात की तरफ इशारा कर रहा है, अगर जांच हुई तो। और आगे जाकर वो जब कह रहे हैं कि एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में जो बच्चे अपनी जान खुद गंवा देते हैं वो 1.34 लाख से बढ़कर 2022 में 1.74 लाख हो गई है।
कौन जिम्मेदार है इसके लिए। और उन्होंने साफ साफ कहा कि आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्र जो है अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं। एआई से समाज में असमानता और ज्यादा बढ़ती है और पश्चिमी आर्थिक मॉडल यानी नरेंद्र मोदी का पूंजीवाद का मॉडल, नरेंद्र मोदी का पैसा खर्च करो और लुत्फ उठाओ का जो मॉडल है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। और बैठक में पहली बार इस बात का भी जिक्र किया गया कि पहली बार किसानों पर टैक्स लगाया गया है और इसके साथ ही उसमें बीजेपी के कई नेता, ये तमाम चीजें मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे और इसमें एक एक करके जोशी साहब ने पोल खोल दी। अब जो मैं जासूसी कांड की बात कर रहा हूं शिव जी, उस जासूसी कांड की जरा बात कर लेते हैं जी। क्या है वो मार्च के महीने। जी शिव जी, मार्च के क्या महीने है में शिव जी, क्या है वो जासूसी कांड, जरा जल्दी बताइए, दर्शक बड़े बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिव जी मार्च के महीने में ये जो पूरी बैठक 19-20 अगस्त को बुलाई गई थी, भारतीय मजदूर संघ के जो संगठन सचिव है बी सुरेंद्रन साहब ने ये बैठक बुलाई थी और मार्च के महीने में इस बैठक के बारे में सोचा गया था कि इस तरह की एक बड़ी बैठक बुलाई जाए। जून जुलाई में इस बैठक का खाका तैयार किया गया। जोशी साहब को भी बता दिया गया कि आपको इस बैठक में आना है। जोशी साहब ने अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करना शुरू कर दिया, पढ़े लिखे आदमी रहे हैं तो रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया। ये जो स्लाइड्स जो बनाई गई, स्लाइड से पहले उन्होंने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बनाने के बाद स्लाइड्स बनाई। इस स्लाइड्स को पेश उन्होंने कब किया? 19-20 अगस्त को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में, बंद कमरे की बैठक में। लेकिन जाहिर सी बात है तैयार कुछ दिन पहले हुआ होगा। और 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि जीएसटी सुधार के लिए एक बड़े स्तर पर योजना बनाई जाएगी, जीएसटी में सुधार किया जाएगा, दिवाली का तोहफा दिया जाएगा और आनन फानन में परसों उसकी घोषणा कर दी गई। कोई कमेटी बनी, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुला ली आपने, उसको देर रात तक बैठक करके उसकी घोषणा कर दी। कोई कमेटी बनी, दिवाली का तोहफा तो दिवाली से 2-3 दिन पहले दिया जाता है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक जो जोधपुर में होने वाली थी उससे पहले आनन फानन में यह घोषणा कर दी गई। अब यहां पे सवाल यह उठ रहा है कि जो स्लाइड्स जोशी साहब के पास था, कुछ लोग जो उनके साथ वो डाटा इकट्ठे करने में लगे हुए थे, इस तरह का प्रेजेंटेशन वो देने वाले हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन वो देने वाले हैं ये तो सबको पता था, जिनको आमंत्रित किया गया हुआ सबको पता होगा। लेकिन इस तरह का प्रेजेंटेशन वो देने वाले हैं आर्थिक असमानता को लेकर, गरीबी को लेकर, देश में बढ़ती समस्या को लेकर, मोदी सरकार के आर्थिक मॉडल को लेकर, मोदी सरकार के देश की चौथी और तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के दावे को लेकर, इसकी पोल वो खोलने वाले हैं। ये बात तो सिर्फ मुरली मनोहर जोशी साहब को पता थी और उनके कुछ करीबी लोगों को पता थी। ये तो भागवत जी को भी नहीं पता था, संघ को भी नहीं पता था। भाई प्रेजेंटेशन के बाद पता लगा। किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13-14 अगस्त को यह बता दिया कि उन्होंने अपने भाषण में इसको शामिल कर लिया? अब मैं दर्शकों से कहूंगा, आप खुद सोचिए। जो बैठक होने वाली थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 19-20 अगस्त को, जिस बैठक में मुरली मनोहर जोशी पोल खोलने वाले थे, उस बैठक के पोल खोलने से पहले ही 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के सुधार का बड़ा ऐलान कर दिया। जाहिर सी बात है 13 या 14 अगस्त को भाषण में तैयार हुआ होगा। और उससे भी बड़ी बात कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जोधपुर में जो बैठक आज से शुरू हुई है, अखिल भारतीय समन्वय बैठक, उस बैठक के शुरू होने से पहले ही आनन फानन में जीएसटी में सुधार का ऐलान कर दिया। हालांकि जीएसटी कितनी बड़ी लूट है इस देश की जनता के साथ, इस चीज का जिक्र मैं कल भी कर चुका हूं। लेकिन यहां सवाल गहरे हैं। किसी ने तो हिम्मत की बोलने की, किसी ने तो हिम्मत की बोलने की, खुलकर बोले, 1-2 लाइन नहीं बोले। 70 स्लाइड दिखाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि उस व्यक्ति ने कितना रिसर्च किया होगा। इतने बुजुर्ग व्यक्ति ने कितना रिसर्च किया होगा, कितना वो दुखी होंगे, कितना वो व्यथित होंगे इस देश की हालत देखकर, इस देश के विश्वविद्यालयों की हालत देखकर, इस देश के आईआईटी, आईआईएम जैसे यूनिवर्सिटी की हालत देखकर, संस्थानों की हालत देखकर,
इस देश के विद्यार्थियों छात्रों की हालत देखकर, इस देश के किसानों मजदूरों की हालत देखकर, इस देश की अर्थव्यवस्था की हालत देखकर और इन तमाम चीजों के बीच में झूठ का ढोल पीटने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर, जिन्हें एक जमाने में उन्होंने ही बढ़ाने का काम किया था, उनके अंदर से जो वेदना थी, उस वेदना का प्रकटीकरण ये 70 पेजों की स्लाइड, 70 पेजों की रिपोर्ट थी। लेकिन ये रिपोर्ट पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कैसे पहुंची? राहुल गांधी कहते हैं ना, कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं कि भैया मैं कुछ करता हूं, मेरे अंदर एजेंट बैठे हुए हैं, मैं कुछ करता हूं, पहले ही आगे कॉपी पहुंच जाती है। लेकिन यहां तो भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ करने वाले थे, इससे पहले ही खबर लीक हो जाती है। तो अब कम कहे को ज्यादा समझिए, इस पर हमें अब बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहते, लेकिन दर्शकों को सोचना चाहिए कि ऐसा हो कैसे गया। या तो प्रधानमंत्री जी अंतर्यामी है, आंख बंद किया होगा, ध्यान लगाए होंगे, पता लग गया होगा जोशी जी ये बोलने वाले हैं, चलो मैं फटाफट जीएसटी का घोषणा कर देता हूं लाल किले से। बिल्कुल या तो बिल्कुल उनके पास बिल्कुल। इस तरह की शक्ति होगी, वैसे भी वो कह चुके हैं कि अवतरित हुए हैं वो। तो अगर इस तरह की कोई शक्ति है तो फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा उस पर। जी, बाकी दर्शक कमेंट करके बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये दर्शकों की जिम्मेदारी है कि इस तरीके की खबरें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तभी कुछ हो सकता है। लोगों में जागरूकता तभी फैलेगी जब लोग समझेंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है, काला क्या है, सफेद क्या है, तभी समझ पाएंगे। क्या जरूरत पड़ी थी इतने बुजुर्ग नेता को, जिसे दिन और रात मेहनत करके इतनी बड़ी रिपोर्ट तैयार करता है, और रिपोर्ट तैयार कर भी ली उन्होंने तो वो लीक हो गई, तो मतलब क्या रहा? अगर आप कुछ तैयारी करें, परीक्षा का पेपर लीक, ऐसे ही रिपोर्ट लीक, तो लीक सरकार में सब कुछ लीक हो सकता है। यह बताइए रुकेगी कब ये लीक? इसी के साथ हमें कमेंट में जरूर बताएं कि लीक कब रुकेगी, चाहे वो परीक्षा की हो, रिपोर्टों की हो, या फिर अंदर की खबरें हों। और ये मीडिया सुस्तावस्था में सो रहा है, सो नहीं रहा है, ये जागते हुए सोने का नाटक कर रहा है। ये दिन भर चर्चा करेगा बिहार बंद पर, दिन भर चर्चा करेगा पीएम की मां की गाली पर, दिन भर चर्चा करेगा हिंदू मुसलमान पर, लेकिन चर्चा नहीं करेगा ऐसी रिपोर्टों पर जिनसे सरकार का सच जनता के सामने चला जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। संतोष पाठक जी का आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों को, आभार। और फिर से कहूंगा कि आप संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। और आजकल मैं एक अपील भी कर रहा हूं, सब्सक्राइब करके आप हमारे परिवार का कारवां तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप उचित समझे तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता भी करेंगे और स्पेशल व्यूअर के तौर पर आप हमारे साथ जुड़ भी जाएंगे। लेकिन कमेंट जरूर करते रहिएगा आप तमाम लोग। तो इस वीडियो में इतना ही। शिव जी को और मुझे, हम दोनों को दीजिए इजाजत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।